आज 15 अप्रैल 2025 है। यह खबर गांव है। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का आप हमारा डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देखना शुरू कर चुके हैं। पहले शो के कुछ झलकियां। सूडान में 2 साल बाद भी सिविल वॉर खत्म क्यों नहीं हुआ? अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील पर बातचीत कहां पहुंच गई? और क्या अमेरिका की प्रतिष्ठित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बंद हो सकती है? इन सारे सवालों के जवाब देंगे आज के एपिसोड में। राजदूत की शुरुआत आज सूडान से। सूडान में 15 अप्रैल 2023 को पहली गोली चली। इसके बाद रेगुलर आर्मी और आरएसएफ के बीच लड़ाई हो गई। रेगुलर आर्मी की कमान अब्दुल फतेह अल बुरहान के पास है, जबकि आरएसएफ यानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस को मोहम्मद हमदान दगालो उर्फ लिटिल मोहम्मद चला रहा है। लड़ाई शुरू होने से पहले तक अल बुरहान और दगालो साथ में काम करते थे। दोनों पूर्व राष्ट्रपति उमर अल बशीर के सबसे बड़े वफादारों में थे। उन्होंने अल बशीर के लिए हजारों लोगों की हत्या करवाई। दगालो तो बशीर का पर्सनल कमांडर बन गया था। बदले में उससे नेचुरल रिसोर्सेज की लूट की खुली छूट मिली, जिसकी बदौलत वो अमीर और ताकतवर बना। फिर अप्रैल 2019 में बशीर के खिलाफ जनविद्रोह हुआ। तब अल बुरहान और दगालो ने पाला बदल लिया। दोनों ने मिलकर बशीर को कुर्सी से उतारा। फिर ट्रांजिशनल सरकार बनी और उसमें भी दोनों अहम पदों पर बैठे। ट्रांजिशनल सरकार को सूडान में नया चुनाव करवाना था और इसमें मिलिट्री के साथ साथ सिविलियन लीडर्स को भी जगह मिली। लेकिन इस बीच एक खेल हुआ। अक्टूबर 2021 में मिलिट्री ने सिविलियन लीडर्स को बाहर निकाल दिया और पूरी सत्ता अपने पास रख ली। नई सरकार में अल बुरहान को नंबर 1 और दगालो को नंबर 2 की पोजीशन मिली। ये सब कुछ चल रहा था अपनी गति से, फिर कहानी बदल गई। अल बुरहान ने आरएसएफ का विलय रेगुलर आर्मी में करने का प्रस्ताव दिया। दगालो तैयार नहीं हुआ और इसके चलते दोनों पक्षों में तनाव बढ़ा और आखिरकार अप्रैल 2023 में उनके बीच जंग शुरू हो गई। कट टू अप्रैल 2025, जब ये एपिसोड रिकॉर्ड हो रहा राजदूत का। सूडान सिविल वॉर को 2 साल पूरे हो गए। 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हो गए। 30 लाख से ज्यादा लोगों को दूसरे देशों में शरण लेनी पड़ी, जिसके चलते सूडान के पड़ोसी देशों में भी शरणार्थी संकट पैदा हो गया। रेप, टॉर्चर और लूट की घटनाएं आम हो गई हैं। वॉर क्राइम के निशान सूडान में हर जगह चस्पा हैं और इसमें आरएसएफ और रेगुलर आर्मी दोनों बराबर के कसूरवार हैं। मौजूदा स्थिति क्या है? सिविल वॉर के शुरुआती दिनों में आरएसएफ ने बढ़त बनाकर रखी थी। उन्होंने राजधानी खार्तूम, प्रेसिडेंशियल पैलेस और खार्तूम एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया। अल बुरहान की फौज को अपना बेस फिर पोर्ट सूडान में बनाना पड़ा। हालांकि 2025 के शुरुआत में उन्होंने आरएसएफ को खार्तूम से निकालने में कामयाबी हासिल की। इसकी वजह से आरएसएफ की ताकत काफ़ी कम हुई है, लेकिन उन्हें पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सका है। दारफूर रीजन में अभी भी कोहराम मचा रहे हैं। 14 अप्रैल को उन्होंने नॉर्थ दारफूर में एक बड़े रेफ्यूजी कैंप पर कब्जा कर लिया और कब्जे के लिए 4 दिनों तक लड़ाई चली। इसमें कम से कम 300 लोगों के मारे जाने की खबर है। कब्जे के बाद कैंप से लगभग 4 लाख लोग फिर से विस्थापित हो गए। आरएसएफ को चाड, लीबिया, साउथ सूडान, केन्या और यूएई जैसे देशों से समर्थन मिल रहा है। यूएई पर इल्ज़ाम है कि वो आरएसएफ को हथियारों की सप्लाई करता है। इसके खिलाफ सूडान की मिलिट्री सरकार ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे में शिकायत भी दर्ज कराई है। यूएई इनकार करता रहता है। सूडान की रेगुलर आर्मी यानी अल बुरहान वाले धड़े को ईरान, इजिप्ट, कतर और इरिट्रिया जैसे देशों से सपोर्ट मिल रहा है। वहीं रूस दोनों धड़ों के संपर्क में है। 2 साल बाद भी सूडान सिविल वॉर खत्म क्यों नहीं हुआ? अब 3 वजह आपको इसकी बताते हैं। नंबर 1, जैसे जैसे समय बीत रहा है इस सिविल वॉर में नए नए गुट शामिल हो रहे हैं। इन गुटों के अपने अपने हित हैं। किसी भी पीस डील में उनके इंटरेस्ट को दरकिनार करना आसान नहीं होगा और जब तक सारे गुट सेम पेज पर नहीं आते, लॉन्ग लास्टिंग पीस नहीं आ पाएगा। दूसरी वजह, सूडान के सिविल वॉर में बाहर से हथियार और पैसा लगातार पंप हो रहा है। दूसरे देशों ने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पाला बना लिया है, पाला चुन लिया है। निर्णायक जीत से पहले वो पीछे हटने को तैयार नहीं। एक और चीज़ है, आरएसएफ और रेगुलर आर्मी दोनों सूडान में निरंकुश सत्ता चलाना चाहते हैं। उनके फ्यूचर प्लान्स में सिविलियंस के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए वो पीस डील के बजाय ताकत से सत्ता हथियाने के फिराक में है। तीसरी वजह यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को सूडान के सिविल वॉर से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा है। ना तो उनकी तेल की सप्लाई प्रभावित हो रही है, ना शिपिंग रूट्स को नुकसान है और ना ही उनके ऊपर मॉरल प्रेशर पड़ रहा है। आप ध्यान दे दीजिए कि जितना हमने इजराइल के बारे में बात की है, जितना हमने यूक्रेन के बारे में बात की, उतनी सूडान की नहीं की है। सूडान दुनिया की प्राथमिकता में नहीं है। खाना पूर्ति के लिए यदा कदा मीटिंग करते हैं, मगर एक बार भी गंभीरता से ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे शांति की वकालत कोई नहीं कर रहा। इसका ताज़ा उदाहरण 15 अप्रैल का ही है।
लंदन में सूडान की हालत पर चर्चा के लिए 14 देश इकट्ठा हुए, लेकिन इसमें ना तो सूडान की मिलिट्री सरकार और न ही आरएसएफ को बुलाया गया, जबकि उन्हें टेबल पर लाए बिना सूडान में बदलाव नहीं हो सकता। सूडान का अध्याय यहाँ पर रोकते हैं। अब दूसरी खबरों की तरफ चलते हैं। न्यूक्लियर टॉक्स जुड़ी है। अमेरिका ईरान न्यूक्लियर टॉक्स का दूसरा राउंड इटली की राजधानी रोम में आयोजित होने वाला था। इटली ने अनऑफिशियली हिंट भी दे दिया, लेकिन ईरान ने बीच में मूड बदल लिया। उसने कहा है कि नेक्स्ट राउंड की बातचीत रोम के बजाय ओमान में होगी। अब अमेरिका और ईरान पिछले कुछ दिनों से न्यूक्लियर डील को रिवाइव करने में जुटे हैं। ये डील 2015 में हुई थी, तब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इस डील में अमेरिका और ईरान के अलावा रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी भी थे। डील के तहत ईरान ने यूरेनियम स्टॉक और यूरेनियम एनरिचमेंट घटाने का वादा किया। यूरेनियम को 90% एनरिच करने पर उनका इस्तेमाल परमाणु बम बनाने में किया जा सकता है। डील में 4% से भी कम का कैप लगा दिया गया था। बदले में ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाने थे और दुनिया भर में उनकी संपत्तियों को अनफ्रीज भी किया जाना था। ये हुआ भी। फिर जनवरी 2017 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। उन्होंने ईरान पर इल्जाम लगाना शुरू किया कि वो शर्तों का पालन नहीं करता। 2018 में उन्होंने अमेरिका को इस डील से बाहर निकाला और अमेरिका के निकलते ही डील अधर में लटक गई। ईरान पर दोबारा प्रतिबंध लगे और इससे शांति की उम्मीद धराशायी हुई। इस बीच ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट बढ़ाना शुरू कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समय ईरान यूरेनियम को 60% तक एनरिच कर ले रहा है। वो न्यूक्लियर बम बनाने से थोड़ा ही पीछे है। ये यूएस और मिडिल ईस्ट में उसके सहयोगी के लिए चिंता की बात है। ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से ट्रंप ने न्यूक्लियर डील पर बातचीत का चैनल खोला है। ट्रंप ने बातचीत से पहले ईरान को एक धमकी भी दी। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान अपना न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम बंद नहीं करता तो उसके ऊपर हमला किया जाएगा और हमले में इजराइल को लीड भी मिलेगी। इजराइल वही देश है जिसके न्यूक्लियर प्रोग्राम और न्यूक्लियर वेपन्स का नाम लेकर के ईरान अपने यहाँ बना रहा है कि आपने इजराइल को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने दिए हैं तो हम क्यों ना बनाएं। इसी माहौल के बीच 12 अप्रैल को ओमान की राजधानी मस्कट में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि मिले। अमेरिका की तरफ से ट्रंप के दोस्त और मिडिल ईस्ट और यूक्रेन में उनके प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ शामिल हुए, जबकि ईरान का प्रतिनिधित्व अब्बासी अरागची ने किया। ये बातचीत इनडायरेक्ट थी। मीडिएटर की भूमिका में ओमान के विदेश मंत्री थे। हालांकि अरागची और विटकॉफ कुछ देर के लिए आमने सामने भी बैठे। दोनों पक्षों ने इस मुलाकात को पॉजिटिव बताया और आगे की बातचीत पर सहमति जताई। इसीलिए रोम को चुना था और इसमें अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस भी आने वाले थे, मगर ऐन मौके पर ईरान ने प्लान बदला। उसने मस्कट में ही बातचीत की इच्छा जताई है। इस बदलाव की कोई वजह भी नहीं दी गई है। अभी यूएस ने साफ नहीं किया है कि वो ओमान में आएगा या नहीं। क्या यूएस ईरान न्यूक्लियर डील संभव है? अमेरिका और ईरान दोनों इसको लेकर गंभीर तो हैं। अमेरिका ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो कभी नहीं चाहेगा कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार हों। दूसरी तरफ ईरान अपनी शर्तें थोपने की स्थिति में बचा नहीं। एक तो उसके घर के अंदर के हालात खराब हैं, करेंसी कमज़ोर है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है, पूरी दुनिया से खुलकर ट्रेड नहीं कर पा रहा है और उसे विदेशी निवेश की ज़रूरत है। एक और चीज़ है, ईरान के सहयोगी देश खुलकर सपोर्ट करने की स्थिति में नहीं है। लेबनान में हिजबुल्लाह सत्ता से बाहर है। सीरिया में बशर अल असद की सरकार नहीं है। यमन में हुती विद्रोहियों पर यूएस बॉम्ब गिरा रहा है। रूस के साथ अमेरिका बातचीत कर रहा है और चीन ट्रेड वॉर में उलझा हुआ है। इसलिए ईरान काफ़ी हद तक अलग थलग लग रहा है। वो यूएस का हमला झेलने की स्थिति में नहीं है। जानकार कहते हैं कि ईरान के पास बार्गेनिंग के अलावा कोई दूसरा बेहतर विकल्प अभी नहीं है। वो या तो थोड़ा समय लेगा या कुछ शर्तों के साथ न्यूक्लियर डील को तैयार होगा। लेकिन ये डील इतनी भी आसान नहीं होगी। इस डील में एक बड़ा कैरेक्टर है इजराइल। ईरान अमेरिका को बड़ा शैतान कहता है, वहीं इजराइल उसके लिए छोटा शैतान है। इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान है। मिडिल ईस्ट में जो भी गुट इजराइल पर हमला करते हैं उन्हें ईरान का सपोर्ट मिलता है। इजराइल चाहता है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह बंद करे। वो सिविल इस्तेमाल की इजाज़त भी नहीं देना चाहता। वो 2000 के दशक से, सन 2000 से इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या कर रहा है या न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक कर रहा है। 2015 में हुई न्यूक्लियर डील का भी उसने कड़ा विरोध किया था। वो किसी भी न्यूक्लियर डील में ईरान को छूट देने के खिलाफ है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ट्रंप किस चीज़ को ज़्यादा तरजीह देते हैं। अब आखिरी खबर की बारी, ये भी यूएस से है। अमेरिका में टैरिफ वॉर के बाद एजुकेशन वॉर की शुरुआत हो गई है। ये बिक चुकी है गवर्नमेंट। ट्रंप सरकार ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को एडमिशन, हायरिंग और दूसरे नियमों में बदलाव के लिए कहा था, लेकिन हार्वर्ड ने मना किया। यूनिवर्सिटी ने कहा कि सरकार हमारे ऊपर कंट्रोल करना चाहती है, ये हमारी आज़ादी और संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है। इसके कुछ ही घंटे बाद ट्रंप की सरकार ने हार्वर्ड की 20,000 करोड़ रुपए की फंडिंग रोक दी। सरकार ने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ यहूदी छात्रों का हैरेसमेंट रोकने के लिए ज़रूरी कदम नहीं उठा रही है, इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हार्वर्ड पिछले कुछ बरसों में सिविल और इंटेलेक्चुअल राइट्स की सुरक्षा करने में नाकाम रही है, ट्रंप कह रहे हैं।
ट्रंप सरकार ने 10 कैटेगरी में डिमांड्स भेजी थी, जिसमें से कुछ के बारे में बता देते हैं कि जो भी छात्र अमेरिकन वैल्यू सिस्टम के खिलाफ हैं उनके बारे में सरकार को इन्फॉर्म किया जाए। सभी एकेडमिक डिपार्टमेंट्स में डाइवर्स व्यू पॉइंट को सुनिश्चित किया जाए। जिस भी प्रोग्राम या डिपार्टमेंट में यहूदियों के खिलाफ सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट होते हैं उनकी जांच के लिए एक्सटर्नल एजेंसी को लगाया जाए और इस एजेंसी को सरकार का अप्रूवल मिले। फिर 2 वर्षों में यूनिवर्सिटी कैंपस में जो भी प्रोटेस्ट हो उनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो और यूनिवर्सिटी के अंदर चल रही डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को खत्म किया जाए। ट्रंप 2.0 में दिग्गज अमेरिकन यूनिवर्सिटीज को सरकार के इशारे पर चलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ज्यादातर संस्थान झुके भी हैं। इससे पहले कोलंबिया की 3,500 करोड़ की फंडिंग रोकी गई थी। उसके बाद यूनिवर्सिटी ने सरकार की कुछ मांगों को माना था। हार्वर्ड ऐसा पहला बड़ा संस्थान है जिसने सरकार की मांगों को सिरे से नकारा है। हार्वर्ड को हर साल केंद्र सरकार से यूएस में लगभग हजारों करोड़ रुपए का ग्रांट मिलता है। हालिया तकरार के बाद उनकी फंडिंग पूरी तरह से बंद हो सकती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना साल 1636 में हुई थी। सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज इसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को मिले हैं। अमेरिका के 8 राष्ट्रपतियों ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। अब ऐसा समय आ गया है कि हार्वर्ड को सर्वाइवल के लिए एक क्रेजी आदमी से निपटना पड़ रहा है। इसी के साथ अभिषेक का लिखा और इरशाद का रिकॉर्ड के राजदूत समाप्त होता है। खबरगांव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, शुभ रात्रि।